हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करेंगे 19 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को। आज के सेशन में हम डिटेल में एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए और वहीं पर जाकर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर का। वेबसाइट पर जाकर भी लगा सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको भी लगाइए। आइए 19 दिसंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। नोट कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 जीता है। तो फीफा जो कि अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों का आयोजन करवाती है। फुटबॉल खेलों की एक अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है फीफा, आप सभी ने सुना होगा। इसने हाल ही में फीफा अवार्ड्स 2024 के लिए घोषित किए हैं, जिसमें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। यह दिया गया विनीसियस जूनियर को। विनीसियस जूनियर की बात करें तो ब्राजील के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, जिनको फीफा के द्वारा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं। एसएससी सीएचएसएल 2020 में उस वक्त के जो खिलाड़ी घोषित किए गए थे, तब क्वेश्चन पूछा गया था और अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम का रेफरेंस दे दिया, तो आप याद रखिएगा। ये हैं आज जिन्होंने फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। तो दिसंबर 2024 में फीफा ने दोहा में हाल ही में फीफा अवार्ड्स 2024 की घोषणा की। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का जो अवार्ड है फीफा का, वो किसको दिया गया, जो कि हमारा आंसर था विनीसियस जूनियर को। कहां के हैं, तो ब्राजील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। अब इसी कैटेगरी का जो विमेंस अवार्ड है, मतलब विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 फीफा का, यह दिया गया एटाना बोनमाटी को। किस देश की है, तो एटाना बोनमाटी की बात करें तो बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है स्पेन की। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह भी है कि लगातार दूसरी बार एटाना बोनमाटी को बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2023 के लिए भी यह जो अवार्ड था, यह एटाना बोनमाटी को दिया गया था, स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी। और पुरुष की बात करें तो यह है ब्राजील के पुरुष फुटबॉलर। अदर अवार्ड की भी यहां पर बात कर लेते हैं। वैसे तो दो ही इंपॉर्टेंट है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर फिर भी हम अदर कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं जो कि हमें काम आ सकते हैं। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर विनीसियस जूनियर ब्राजील के हैं। बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए एटाना बोनमाटी स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। द बेस्ट फीफा मेंस कोच की बात करें तो यह है कार्लो एंसलोटी, जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। एक कोच है रियल मैड्रिड के, जो कि फुटबॉल क्लब है। द बेस्ट फीफा विमेंस कोच की बात करें 2024 के लिए तो ये यूएसए की है एम्मा हायस। इसके बाद द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर की बात करें तो ये अर्जेंटीना के हैं एमिलियानो मार्टिन। द बेस्ट फीफा विमेंस गोलकीपर की बात करें तो यह है एल्सा नाहर, जो कि यूएसए की है। द बेस्ट फीफा फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो यह दिया गया थियागो माइया को, जो कि ब्राजील के फुटबॉलर हैं। तो ये अदर कुछ अवार्ड है, पीडीएफ में एक बार पढ़ लेना, काम आ सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन, विनीसियस जूनियर ब्राजील के, और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एटाना बोनमाटी स्पेन की महिला फुटबॉलर। बाकी सबको भी देख लेना। आगे आएंगे फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। इनकी शुरुआत फीफा के द्वारा की गई थी 2017 में। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही बैलन डी ओर अवार्ड भी दिए गए हैं 2024 के लिए। बैलन डी ओर अवार्ड, मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2024 के लिए दिया गया रॉड्री को, जो कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और वहीं पर विमेन बैलन डी ओर अवार्ड की बात करें तो यह दिया गया एटाना बोनमाटी को, जिनकी अभी हमने बात की है। यह भी स्पेन की महिला फुटबॉलर है। तो बैलन डी ओर अवार्ड 2024 में दोनों ही मेंस और विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड गए हैं। कहां पर, बैलन डी ओर स्पेन में।
भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेट गेंदबाज हैं, स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इनकी ऑटोबायोग्राफी कुछ समय पहले ही पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह ऑटोबायोग्राफी है आर अश्विन की। यह है आर अश्विन और यह है ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। डन। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, उसके तीसरे टेस्ट के बाद भारत के जो लेग स्पिनर हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन से स्पिनर है? लेग स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि कुछ समय पहले प्रकाशित हुई थी जून 2024 में, आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है। रविचंद्रन अश्विन के साथ सिद्धार्थ मोंगा, इन दोनों ने, मतलब एक तो रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा, इन दोनों ने मिलकर ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। तो दूसरे व्यक्ति को भी याद रखिएगा, सिद्धार्थ मोंगा। आर अश्विन ने अपने क्रिकेट खेल की शुरुआत की थी 2010 में श्रीलंका के खिलाफ और अब रिटायरमेंट लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 287 मैच खेले हैं आर अश्विन ने और इनमें 765 विकेट, 765 विकेट लिए हैं आर अश्विन ने। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर हैं सभी फॉर्मेट में। इनके पहले है अनिल कुंबले जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं अभी तक। अब तो रिटायर हो गए हैं अनिल कुंबले भी, तो 953 और दूसरे हो गए आर अश्विन। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में देखिए एक और खिलाड़ी ने संन्यास लिया है इंटरनेशनल खेलों से। इनका नाम है टिम साउदी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है टिम साउदी। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की। और आर अश्विन, इन्होंने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कल का ऑफर ऑफ द डे ही आज मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट की लगातार क्वेरी आ रही है इसके लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1000 क्वेश्चन सीरीज ज्योग्राफी का आज आपको अवेलेबल है ऑफर ऑफ द डे में। यहां पर देखिए थोड़ा सा हमने सेपरेशन किया है सभी चीजों को लेकर। यहां पर काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल क्वेश्चन आंसर लगाना चाहते हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है, केवल हम क्वेश्चन और आंसर लगाना चाहते हैं। तो देखिए उनके लिए क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का 29 रुपीज में। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ती है कि सर आंसर के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता है हमको रिटर्न में, तो वो पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं 39 रुपीज में एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वीडियो सॉल्यूशन या वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करते हैं टेस्ट लगाने के साथ, तो उनके लिए क्वेश्चन आंसर पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन और उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर भी मिल जाएंगे 49 रुपीज में। इसके अलावा वीडियो लेक्चर या वीडियो सॉल्यूशन के साथ अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये भी आपको अवेलेबल है। और टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट को भी लगाना चाहते हैं तो सभी का कंपाइलेशन भी आपको 69 रुपीज में यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये फैसिलिटी दी गई है। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज ज्योग्राफी की। ओके, कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपके लिए हेल्पलाइन नंबर रहता है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गोड़ा का निधन हो गया। इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो तुलसी गोड़ा हाल ही में देखिए एज होने के कारण, ज्यादा एजेड थी तुलसी गोड़ा, तो हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुलसी गोड़ा हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, भारत के कर्नाटका राज्य से ये बिलोंग करती है।
इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ही इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2021 में। कौन? तो यह है तुलसी गौड़ा, कर्नाटक से। देखिए, अपने जीवन में 30,000 से ज्यादा इन्होंने पेड़ लगाए हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इसीलिए इन्हें वृक्ष माता के नाम से कर्नाटक में जाना जाता था, मदर ऑफ ट्रीज। कौन? तुलसी गौड़ा। इसके अलावा देखिए, पेड़ों की सारी इंफॉर्मेशन होने के कारण इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता था। तुलसी गौड़ा 2021 में पद्मश्री से सम्मानित है, पर्यावरण एक्टिविस्ट है। हाल ही में इनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। कल के सेशन में मैंने आपको एक और निधन बताया था, उसको भी आप याद रखिएगा, जोधैया बाई। मध्य प्रदेश में बेगा है ना, पेंटिंग की एक आर्टिस्ट थी। कौन? जोधैया बाई। इन्हें भी 2023 में आर्ट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। कल के सेशन में हमने इनकी भी बात की थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बेगा ट्राइब से ये बिलोंग करती थी। बेगा आदिवासी कलाकार है जोधैया बाई। भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य नौसेना अभ्यास सिलनेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, यहां पर एक चीज तो आपको ऐसे क्लियर हो जाती है कि सिलनेक्स जो एक नेवल एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो आयोजन किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी है ना, उनके मध्य में आयोजित किया जाता है सिलनेक्स, है ना, नेवल एक्सरसाइज। हाल ही में 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 2 फेज में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला फेज आयोजित किया गया 17-18 दिसंबर को, और अभी दूसरा फेज चल रहा है 19 से लेकर 20 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब आज और कल, है ना। 2024 में एक नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स, इसका 11वां एडिशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। अब देखिए, भारत की ओर से जिस नेवल शिप ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है वो है आईएनएस सुमित्रा। श्रीलंका की छोड़ दो, इंडिया की याद रखो। आईएनएस सुमित्रा ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। दोनों देशों की नेवी के मध्य में आपसी सहयोग, कोऑपरेशन को स्थापित करना, दोनों देशों के मध्य में पीस को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है इस नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का, जिसे सिलिनेक्स के नाम से जाना जाता है। इस साल कौन सा एडिशन है? 11वां एडिशन। शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 2013 में। लास्ट ईयर 2023 में सिलिनेक्स का 10वां एडिशन आयोजित किया गया था श्रीलंका के कोलंबो में। टन बाय टन दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। तो श्रीलंका के कोलंबो में लास्ट ईयर आयोजित हुआ था 10वां एडिशन सिलिनेक्स का। अब 11वां एडिशन 2024 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, इंडिया और श्रीलंका की नेवी के मध्य में। दिसंबर 2024 में चक्रवात चिडो ने मायोट द्वीप को प्रभावित किया। मायोट द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो यहां पर देखिए, एक चक्रवात आया है, एक साइक्लोन हमको देखने को मिला है जिसका नाम है चिडो, और यह आया है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में एक द्वीप है मायोट द्वीप, जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी एरिया में देखने को मिलता है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। मायोट द्वीप पर अधिकार है, यह उपनिवेश है फ्रेंच कॉलोनी है। मायोट द्वीप बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है चक्रवात चिडो के कारण। मैप पर देखेंगे ना तो यह अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक पर्टिकुलर द्वीप देखने को मिलेगा, मायोट। ठीक है, इस मैप पर देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगा मायोट द्वीप। ठीक है, अफ्रीका के मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में आपको यह लोकेटेड देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में द्वीप स्थित है मायोट, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस का यह द्वीप है ना। मायोट में यह जो चक्रवात आया है, चक्रवात चिडो, इसके कारण 22 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और 1400 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए। हालांकि साइक्लोन से जो मेडागास्कर का नॉर्दर्न एरिया है यह भी प्रभावित हुआ है, और उसके बाद मायोट द्वीप पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई है चक्रवात चिडो ने। किस ओशियन में आया, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है। तो यह इंडियन ओशियन में देखने को मिला है हाल ही में। चक्रवात चिडो, इससे प्रभावित होने वाला, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला द्वीप है मायोट द्वीप, जिस पर फ्रांस का अधिकार है।
यह है फ्रांस, एक यूरोपीय देश, और यहां इसका जो द्वीप है ना मायोट, यह हिंद महासागर में देखने को मिलता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 18 दिसंबर को हाल ही में देखिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है, मनाया गया है। इसकी थीम की बात करें तो ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। आंसर डी। किसकी थीम है? यह थीम है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की। 18 दिसंबर को यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों का सम्मान करना और प्रवासियों के योगदान को पहचानना और पूरे वर्ल्ड को प्रवासियों के प्रति जो दृष्टिकोण है नेगेटिव, उसके प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करना मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को मनाए जाने का। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2000 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाने की घोषणा की थी। देखिए प्रवासी जो होते हैं ना, किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, रहने के उद्देश्य से, अच्छी लाइफ स्टाइल के उद्देश्य से, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। तो अपना देश छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर जब वो दूसरे देश जाते हैं ना, तो वो उस देश में जाकर नॉर्मली उस देश की कल्चर को अपनाते हैं, अपने कल्चर को इंक्लूड करते हैं और एक ऐसा बोल सकते हैं कि उस देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आगे चलकर माइग्रेंट्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। वो उस देश को अपनाते हैं, देश उनको अपनाता है। तो इस तरीके से माइग्रेंट्स के अधिकारों का हर जगह सम्मान सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को मनाए जाने का। सन 2000 में इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने इस डे को मनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2000 से यह डे हर साल मनाया जा रहा है 18 दिसंबर को। थीम की बात करें तो ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर की थीम है। प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसे इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ये एक अवार्ड देता है, जमशेदजी टाटा अवार्ड। 2024 में यह अवार्ड दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को। दोनों के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि किरण मजूमदार शॉ कौन है और फिर इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी का जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया क्यों जाता है। तो यह है पहले किरण मजूमदार शॉ। कौन है? बायोकॉन की चेयरपर्सन है, बायोकॉन इंडिया जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शॉ। इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा अवार्ड 2024 इन्हें दिया गया है बायो साइंसेस के सेक्टर में इनके कार्यों के लिए, इनके योगदान के लिए। किरण मजूमदार शॉ ने 1978 में बेंगलुरु में बायोसाइंस फील्ड में काम करने वाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन बायोकॉन की शुरुआत की थी। बायोसाइंसेस के क्षेत्र में यह कंपनी काम करती है। ठीक है, अब यहां पर बायोसाइंसेस का क्षेत्र समझें तो देखिए इसे एक व्यापक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है नॉर्मली जीवित जीव, उनके कार्य, उनके संबंध, इनका अध्ययन किया जाता है, बायोसाइंस। ठीक है, तो अलग अलग नॉर्मली क्या होता है प्रमुख क्षेत्र अगर हम देखते हैं बायोसाइंस के, तो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, इन्वायरमेंटल साइंस और इसके अलावा जो बायोमेडिकल रिसर्च है, इन सभी को बायोसाइंसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो इसी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है बायोकॉन, जिसकी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शॉ, जिनको दिया गया जमशेदजी टाटा अवार्ड। अब अवार्ड की बात करते हैं। जमशेदजी टाटा अवार्ड इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। बायोसाइंसेस के क्षेत्र में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है हर साल किसी व्यक्ति को। इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, नाम से समझ में आएगा क्वालिटी या गुणवत्ता को सुधारने के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है इंडियन सोसाइटी में। भारत में जितने भी
उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उन्हें प्रेरणा देना और उनका सहयोग करना मुख्य उद्देश्य है इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी का। यह संगठन जमशेदजी टाटा अवार्ड देता है और यह अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, तो यह दिया गया है बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को, है ना। आगे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत की आईआईटी दिल्ली को ग्लोबल स्तर पर कौन सी रैंक मिली है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक संस्थान है जो कि पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी पॉलिसीज के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान करता है। 2025 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत की आईआईटी दिल्ली को 171 रैंक पर रखा गया, 171वीं रैंक पर। पूरी डिटेल देखेंगे। क्वाकरेली साइमन के नाम से जाना जाता है, क्यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाकरेली साइमन के नाम से। ये जो इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को लेकर, वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 रैंकिंग। वैसे ये इस रैंकिंग का तीसरा संस्करण है 2025 का, जब से आया है ये 2025 में इसका तीसरा संस्करण है। अब तीसरे संस्करण में भारत की 78 यूनिवर्सिटीज को ऑल ओवर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में इसने रैंक दी। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो 171 रैंक पर सबसे ऊपर यही है। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है आईआईटी दिल्ली, जो इसकी इंडेक्स में रैंकिंग में 171 रैंक पर है। फिर आता है आईआईटी खड़गपुर 202वीं रैंक पर और आईआईटी बॉम्बे 234 रैंक पर, 234। तो ये टॉप 3 इंडिया की है, किसमें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 3 ये इंडिया की है। अब आप बोलोगे कि सर सबसे टॉप पर कौन, ये तो इंडिया की हो गई टॉप 3 इस पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, तो इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कैम्ब्रिज यूएसए का एक यूनिवर्सिटी है। सेकंड पर आता है इंपीरियल कॉलेज, लंदन का कॉलेज है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये भी यूनाइटेड किंगडम की है। ये टॉप 3 है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में टॉप 3। इंडिया की सबसे टॉप पर कौन, तो ये है आईआईटी दिल्ली 171 रैंक पर। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन सा है, तो हाल ही में देखिए एक डेटा अनाउंस किया गया है, एक रिपोर्ट अनाउंस की गई है, जिसके अनुसार स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री की बात करें तो ये इंडिया है। स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश, और ये जो इंफॉर्मेशन है हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा दी गई। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में जानकारी देते हुए बताया है कि दिसंबर 2024 में इंडिया स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट के मामले में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर वर्तमान में है चाइना, सेकंड पर है वियतनाम। वैसे इंडिया की रैंक 2019 में 23वीं थी। कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन हब बनता जा रहा है इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है स्मार्टफोन का, उसके आधार पर अब 2024 में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है इंडिया। 2024 में 20,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को इंडिया पार कर चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारे यहां से आईफोन, और सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी है सैमसंग। इसके फोन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। ऑल ओवर स्मार्टफोन एक्सपोर्टर की लिस्ट में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले का थीम क्या है या विषय क्या है, तो हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया, 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर आयोजित किया गया। विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस,
विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले का विषय या थीम है? आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। वैसे एमपी का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हर साल आयोजन करता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का। वर्ल्ड के अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में किया गया। विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2024 में 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर की थीम है। उद्देश्य क्या है? तो लोगों को जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि फॉरेस्ट से मिलते हैं, फल हो सकते हैं, लकड़ियां हो सकती है ना, तेज पत्ता और बहुत सारी चीजें। तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके प्रति और जंगलों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रयासों को बढ़ाना राज्य में मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का। मध्य प्रदेश ने 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का आयोजन किया मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, तो यहां पर 19 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट समझा। अब लास्ट डे के जो हमारे करंट अफेयर हैं उनको हम यहां पर रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक एक करके। दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन बिल किसके द्वारा लोकसभा में हाल ही में पेश किया गया? तो किसने रखा है? अर्जुन राम मेघवाल, भारत के यूनियन लॉ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की। यह नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त नदी जोड़ो परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वें मेंबर कंट्री के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बना है कौन? यह है मालडोवा। ठीक है, दिसंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग होपटेक 2024 भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? तो यह भारत और वियतनाम के मध्य में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2024 में किस यूरोपीय देश ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया? तो यूरोपीय देश जिसने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया यह है कौन? स्विट्जरलैंड। दिसंबर 2024 में गूगल इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में गूगल इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया गया है प्रीति लोबाना को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में स्विफ्ट सिटी को विकसित करने की अनाउंसमेंट की है या घोषणा की है? तो स्विफ्ट सिटी इसका अनाउंसमेंट किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित किया है इसरो ने। लास्ट था, भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम इसे खोला गया है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम आज जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर ले लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। पहला G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो पहला G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में आयोजित किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में 2008 में। ठीक है, वैसे G20 संगठन की स्थापना 1999 में हो चुकी थी, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन 2008 में आयोजित हुआ था यूएसए में। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्वनाथन आनंद पहली बार किस वर्ष वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे? राज्यों में द्वैध शासन दायर की किस एक्ट के माध्यम से शुरू किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टेली में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।